हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम केमिकल काइनेटिक्स को आगे बढ़ाते हैं और उसमें जितनी भी डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस थी उनको हमने डिटेल से स्टडी किया, उनकी न्यूमेरिकल्स निकाले। अब जो नेक्स्ट पोर्शन जो आता है केमिकल काइनेटिक में वो ये आता है कि थ्योरीज जो हैं वो क्या क्या है। रिएक्शन रेट को एक्सप्लेन करने के लिए कौन कौन सी थ्योरी अपने पास अवेलेबल है, तो आज हम उसी को डिस्कस करेंगे। तो मेनली अपने पास जो हैं वो तीन थ्योरीज है। तीन थ्योरीज हम पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज द अर्हेनियस थ्योरी। सेकंड वन इज द कोलिजन थ्योरी एंड थर्ड वन इज द ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। ठीक है, इनको हम डिटेल से स्टडी करेंगे। जो अर्हेनियस थ्योरी है ये अपने को बताएगा क्या, ये बताती है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन के रेट पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हमें कौन बताता है, अर्हेनियस थ्योरी। और ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी अपने को ये बताती है कि प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन रिएक्शन रेट। ओके, अब बात आती है कोलिजन थ्योरी में मेनली हम रिएक्शन रेट को हम किस टर्म में बात करते हैं, इन टर्म ऑफ कोलिजन, यानी कि कोलिजन्स की टर्म में रिएक्शन की रेट किस प्रकार से होगी वो हम कहां पढ़ते हैं, कोलिजन थ्योरी के अंदर। मेनली कोलिजन थ्योरी दो प्रकार की होती है। फर्स्ट वन इज द यूनिमोलिकुलर कोलिजन थ्योरी एंड सेकंड वन इज द बाइमोलिकुलर कोलिजन थ्योरी। ओके, यूनिमोलिकुलर में जो नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज हैं जो कि कोलाइड करेंगे वो एक रहेगा, और जिसमें दो मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड कर दें वो क्या कहलाएगा, बाइमोलिकुलर। अब एक मॉलिक्यूल कभी भी कोलाइड नहीं कर सकता तो क्या होगा, या तो थर्मली डिकम्पोज होगा या वो रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में होगी। ठीक है, तो इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, यूनिमोलिकुलर कोलिजन थ्योरी की हेल्प से हम उस रिएक्शन को एक्सप्लेन करेंगे, उस रिएक्शन का रेट को हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। बाइमोलिकुलर में दो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल होंगे जो कि आपस में क्या होंगे, कोलाइड होंगे, और किस प्रकार से रिएक्शन का रेट आएगा वहां उस रिएक्शन का हम किस थ्योरी की हेल्प से एक्सप्लेन करेंगे, वो करेंगे बाइमोलिकुलर कोलिजन थ्योरी। अब बाइमोलिकुलर कोलिजन थ्योरी में भी दो टाइप के कोलिजन हो सकते हैं। हो सकता है सेम मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करें, या हो सकता है डिफरेंट मॉलिक्यूल क्या करें, कोलाइड। तो ये अपना पूरा एक फ्लो चार्ट है थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट का। मेनली तीन थ्योरी पढ़नी है, अर्हेनियस थ्योरी, कोलिजन थ्योरी, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। अर्हेनियस थ्योरी बताती है टेम्परेचर का इफेक्ट रेट ऑफ द रिएक्शन के ऊपर, ट्रांजिशन स्टेट बताती है प्रेशर का इफेक्ट रिएक्शन रेट के ऊपर, और कोलिजन थ्योरी हमें रिएक्शन रेट बताती है इन टर्म ऑफ कोलिजन्स, कि कोलिजन्स की टर्म में हम रिएक्शन के रेट को किस प्रकार से एक्सप्लेन करते हैं, वो कोलिजन थ्योरी में हम पढ़ेंगे। कोलिजन थ्योरी मेनली दो प्रकार की होती है। फर्स्ट वन इज द यूनिमोलिकुलर, या इसका दूसरा नाम है लिंडेमान थ्योरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिंडेमान थ्योरी या लिंडेमान हाइपोथेसिस कह सकते हो, हाइपोथेसिस। ठीक है, एंड सेकंड वन इज द बाइमोलिकुलर कोलिजन थ्योरी, जिसमें हम दो थ्योरी पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज द सेम मॉलिक्यूल जब कोलाइड करेंगे तो क्या होगा, एंड सेकंड वन इज द डिफरेंट मॉलिक्यूल जब कोलाइड करेंगे तो क्या होगा। मेनली हम इन्हीं को हम पढ़ते हैं, तो बारी बारी से एक एक करके इन सभी को हम एक्सप्लेन करेंगे। तो कुछ 4 या 5 वीडियोस इस पूरे टॉपिक के ऊपर बनेंगे, वो मैं आप लोगों के लिए
जरूर बनाऊंगा और उम्मीद है आप लोगों के ये जरूर पसंद आएगा। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है अरेनियस थ्योरी, सीबीएसई बोर्ड में भी है मोस्ट इंपोर्टेंट, और बाकी जो पूरा का पूरा ये जो है थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट, ये केमिस्ट्री ऑनर्स या बीएससी नॉन मेडिकल या मेडिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अरेनियस थ्योरी को, कि अरेनियस थ्योरी में क्या होता है क्या नहीं होता, हम उसको डिस्कस करेंगे पूरी डिटेल से विद न्यूमेरिकल्स के साथ, क्योंकि इनमें न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो यही रहेगा, अरहेनियस थ्योरी। देखो, अरहेनियस थ्योरी में जो साइंटिस्ट थे अरहेनियस, उन्होंने रेट कांस्टेंट दिया था इन टर्म ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, वो रेट कांस्टेंट क्या था, दैट इज द K इज इक्वल टू A इंटू ई की पावर माइनस EA बाई RT। अब इस थ्योरी में कुछ टर्म्स आई हैं, लाइक K की वैल्यू क्या है, यहां पे जो K की वैल्यू है वो है क्या, दैट इज द रेट कांस्टेंट। ठीक है, रेट कांस्टेंट को किस प्रकार से डिफाइन हम करते हैं, मैं लिख देता हूं, रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन कब, वेहन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टेकन एज 1 मोल पर लीटर। ठीक है, जब मैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर ले लूंगा तो उस रिएक्शन के दौरान जो भी रेट निकल के आएगा रिएक्शन का, वही क्या कहलाएगा, रेट ऑफ द रिएक्शन। सेकेंड वन यहां पे क्या है, ए हमें क्या बताता है, ए को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी फैक्टर। दूसरी बात, या क्या लो आप, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, या आप इसको ये कह सकते हो कोलिजन फ्रीक्वेंसी। अब क्वेश्चन ये है कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी इसको क्यों कहा मैंने, देखो, क्योंकि जो ए है जो कि फ्रीक्वेंसी फैक्टर है, ये हमें बताता क्या है, ये बताता है नंबर ऑफ कोलिजन्स, कि कितने नंबर ऑफ कोलिजन्स अक्कर हुए हैं इसमें इन 1 सेंटीमीटर क्यूबिक वॉल्यूम इन 1 सेकेंड। 1 सेंटीमीटर क्यूबिक वॉल्यूम में 1 सेकंड के दौरान कितने कोलिजन हुए हैं, दैट इज नोन एज द कोलिजन फ्रीक्वेंसी या कोलिजन फैक्टर। यानी कि जो ए है वो अपने को क्या बताता है कि हाउ मेनी कोलिजन्स आर अकर इन 1 सेंटीमीटर क्यूबिक वॉल्यूम इन 1 सेकंड। ओके, नेक्स्ट, दिस इज द ई ऑफ ए। क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट है, ई ऑफ ए यहां है क्या, ई ए है यहां पे एक्टिवेशन एनर्जी। क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। हम इसको डिटेल से स्टडी करेंगे। देखो, सबसे पहले मैं एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाता हूं, यहां बना लेता हूं, कोई बात नहीं है, ये लो, इस प्रकार से कुछ एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ये बनता है। यहां ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, यहां प्रोडक्ट है, यहां रिएक्टेंट है। ओके, और इस साइड क्या है, इस साइड एनर्जी की टर्म है एनर्जी, एंड इस साइड है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। एक्स एक्सिस क्या लॉन्ग है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, POR, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब हमें क्या पता है, मैंने हालांकि पहले भी बता चुका मैं इस बात को, जब हम एक टॉपिक किया था हमने कि भाई कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, तो वहां पे हमने पढ़ा था कि रिएक्टेंट यहां है, प्रोडक्ट यहां है, इसको यहां जाना है, फिर यहां जाना है, यानी कि एक प्रकार से बिलाई के हील है, हील के इस साइड रिएक्टेंट है, जैसे ये बोर्ड है, बोर्ड के यहां रिएक्टेंट है, यहां क्या है, प्रोडक्ट है। इस रिएक्टेंट को यहां से उठ के यहां जाना है, कैसे जाएगा, यूं तो है नहीं कि डायरेक्ट चला जाएगा क्योंकि बीच में बोर्ड है। ठीक है, तो कैसे जाएगा, ये पहले यहां जाएगा टॉप पे, उसके बाद कहां आएगा, प्रोडक्ट में। यानी कि
रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को कुछ ना कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, जिसके कारण ये जो ट्रांजिशन स्टेट है, ये इसको कह सकते हो आप एनर्जी जो बैरियर है, एनर्जी जो बैरियर है, या इसको सिंपल वे में कहो टॉप ऑफ द हिल कह सकते हो। क्या से कह सकते हो? टॉप ऑफ द हिल, टॉप ऑफ द हिल। ठीक है, इस रिएक्टेंट को ये एनर्जी बैरियर क्या करना है? पास करना है। तो कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है? दैट मिनिमम एनर्जी इज नोन एज द एक्टिवेशन एनर्जी। क्यों? क्योंकि एक बार रिएक्टेंट मॉलिक्यूल यदि इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर जाता है तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल खुद ब खुद किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? प्रोडक्ट में। तो ये जो एनर्जी है, ये जो एनर्जी का डिफरेंस है, दिस एनर्जी डिफरेंस इज नोन एज द एक्टिवेशन एनर्जी। सिंपल वे में कहूं कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी एनर्जी का डिफरेंस है। कौन कौन सी एनर्जी? एक तो ये वाली एनर्जी है कंप्लीट, जिसको हम क्या बोलते हैं? एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, या आप कह सकते हो एनर्जी ऑफ एनर्जी बैरियर। इसका नाम क्या होगा? दैट इज द नाम दूं मैं ई ऑफ टी से। ई ऑफ टी यहाँ पे क्या है? थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, क्या है यहाँ पे? थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, थ्रेशोल्ड एनर्जी मतलब एनर्जी पोजेस्ड बाय ट्रांजिशन स्टेट इज नोन एज द थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, और रिएक्टेंट की कुछ ना कुछ एनर्जी है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल भी कुछ ना कुछ एनर्जी को रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की भी कुछ ना कुछ एनर्जी है, कुछ ना कुछ एनर्जी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल भी पोज कर रहा है। तो उस एनर्जी को हम क्या नाम देंगे? ई ऑफ आर, यानी कि माइनस एनर्जी पोजेस्ड बाय या अक्वायर कह दो, द एनर्जी अक्वायर बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। तो ये जो एनर्जी का डिफरेंस, दैट इज द ई इज इक्वल टू ई ऑफ टी माइनस ई ऑफ आर, दिस इज नोन एज द एक्टिवेशन एनर्जी। सिंपल लैंग्वेज में कहूं कि एक्टिवेशन एनर्जी जो है, एक्टिवेशन एनर्जी जो है एक प्रकार से मिनिमम एनर्जी है जो रिक्वायर्ड है इस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को, ताकि ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड to convert reactant molecule into product. A simple in the minimum energy required to the reactant to cross this energy barrier at top of the hill is known as the activation energy. Okay, I hope ये सारी चीजें समझ में आई हैं. Okay, मैं एक बार इसको रफ कर रहा हूं. इन सभी तीनों के तीनों जो टर्म है इनको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है. अब नेक्स्ट जो टर्म है, नेक्स्ट टर्म क्या है? दैट इज द e की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी. ये हमें क्या बताती है? e की पावर यहां है, एक टर्म है यहां पे e की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी. ये टर्म अपने को क्या बताती है? देखो, जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड, जैसे यहां पे है ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, यहां पे आपस में कोलाइड करेंगे तभी वो किस में कन्वर्ट होंगे? प्रोडक्ट में. अगर मान लो इन टर्म ऑफ कोलिजन नहीं कहते हो तो ये कह लो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की कुछ ना कुछ तो एनर्जी होनी चाहिए. मान लिया हमने कि यहां रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की एनर्जी E1 है. कितनी है? E1 है. और इस ट्रांजिशन की एनर्जी कितनी है? E2 है. अब जब मैं ये कहूं कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की भाई एनर्जी E2 से कम होगी, E2 से, ये इस E2 से रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की एनर्जी कम है, इसका मतलब क्या है? रिएक्टेंट या तो यहां है या यहां है या यहां, मान लो यहां पर भी, यहां पर है मान लो, और चाहिए इतना ताकि ये इस वाले एनर्जी बैरियर को क्या कर जाए? क्रॉस कर जाए, यानी कि यहां पे पहुंच गया. तो क्या ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ? कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा ऐसा. जब तक रिएक्टेंट की एनर्जी इस E2 के बराबर ना आ जाए, इस ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी के बराबर ना आ जाए, तब तक ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता. और कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है रिएक्टेंट को इस एनर्जी बैरियर तक पहुंचने में? दैट इज द E ऑफ A, जिसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी. ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा. तो ये जो E की पावर माइनस ई ए बाई आर टी है, ये अपने को बताता है क्या है? फ्रैक्शन देता है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स.
उन मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन देगा हैविंग एनर्जी, जिन मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी है इक्वल और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। यानी कि यही वो मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन है जो कि किस में होगा, कन्वर्ट प्रोडक्ट में। क्यों? क्योंकि इन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी या तो ट्रांजिशन स्टेट या एनर्जी बैरियर की एनर्जी के बराबर या उससे ज्यादा है। यदि किसी मॉलिक्यूल की एनर्जी इस एनर्जी बैरियर से कम है तो रिएक्टेंट कभी भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है कि ई ऑफ ए क्या होगी, यानी कि जब तक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की एनर्जी और इस ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी इक्वल ना हो जाए तब तक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो इसलिए मैंने ये लिखा कि ये जो फ्रैक्शन है, ये जो टर्म है e की पावर माइनस ई ए बाई आर टी, ये क्या है, ये इसका क्या सिग्निफिकेंस है, ये अपने को क्या इंफॉर्मेशन देती है, वो ये है फ्रैक्शन देती है उन मॉलिक्यूल्स का जिनकी एनर्जी या तो एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर है या उससे क्या है, ज्यादा है, ग्रेटर देन है, या उससे क्या है, ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन ई ए है, ग्रेटर देन ई ऑफ ए। ओके, आई होप अर्हेनियस इक्वेशन में जो अलग अलग टर्म्स हैं वो आपको समझ में आई होंगी कि ये टर्म्स अपने को बताती क्या है। अब थोड़ा सा इस कंसेप्ट को बढ़ाते हैं। बढ़ाने के बाद हम देखते हैं कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा रिएक्शन रेट के ऊपर। तो देखो, मैं थोड़ा सा इस इक्वेशन को, जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, थोड़ा सा एक प्रकार से एक्सपेंड कर देता हूं। मैं लॉग पुट कर दो यहां पे, टेकिंग नेचुरल लॉग बोथ साइड, नेचुरल लॉग बोथ साइड। ठीक है, अब क्वेश्चन यहां पे कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, नेचुरल लॉग यहां पे क्यों लिया, लॉग सिंपल क्यों नहीं लिया। जैसे मैंने यहां पे क्या लिया है, ln ऑफ k लिया है, ln लिया है दोनों साइड, a e की पावर माइनस ए ई बाई आर टी, ln लिया है, ln। यहां पे ये नहीं लिखा मैंने log ऑफ k इज इक्वल टू log ऑफ a e की पावर माइनस ई ए बाई आर टी, ये नहीं लिखा। ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे पता है log के नीचे बेस 10 होता है और ln में बेस क्या होता है, e होता है, ln में बेस क्या होता है, e, और यहां पे एक्सपोनेंशियल ही प्रेजेंट है। तो एक्सपोनेंशियल को रिमूव करने के लिए अपने को क्या लगाना पड़ेगा, ln लगाना पड़ेगा, नेचुरल लॉग लगाना पड़ेगा, ना कि सिंपल लॉगरिथम। तो इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। ठीक है, ओके। तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, आप एक्सपेंड कर दो। ये यहां पे फॉर्मूला लगा दो, ln ऑफ a इंटू बी इज इक्वल टू ln ऑफ a प्लस ln ऑफ b का फॉर्मूला। ये a हो गया, ये पूरा b हो गया, तो ln ऑफ k की वैल्यू क्या बनी, ln ऑफ a प्लस ln ऑफ e की पावर माइनस ई ए पोई आर टी। अब देखो, यहां भी बेस e है और यहां भी बेस e है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि ln e की 2, यानी कि आंसर कितना आएगा यहाँ पे 2, क्योंकि ये बेस है, ये बेस है। अगर ये क्वेश्चन आ गया कि log 10 की पावर 2, तो यहाँ 10 है, यहाँ 10 है, आंसर कितना आएगा, 2 आ गया। बट ये लिख दूं कि log 9 10 की पावर 2, तो कभी भी ये 2 के बराबर नहीं हो सकता। इस बात का ध्यान रखना आ जाए, बेस और जो वैल्यू है वो यहाँ पे क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, तब ये क्या होंगे, कैंसिल आउट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये और ये दोनों टर्म क्या होंगे, कैंसिल आउट। क्या आंसर क्या बचा, ln के, ln ऑफ a प्लस माइनस प्लस इंटू में माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये इक्वेशन आई है। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो, ln ऑफ k बराबर ln ऑफ a प्लस माइनस माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये वैल्यू अपनी यहां से आई है। अब लॉग को कन्वर्ट, इस नेचुरल लॉग को आप कन्वर्ट कर दो लॉग में। ln किसके बराबर होता है, ln ऑफ x किसके बराबर होता है, लिख देता हूं, कोई बात नहीं, ln ऑफ x इज इक्वल टू 2.303 log ऑफ x। ln को log में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहां क्या लिख दिया, 2.303 log ऑफ k इज इक्वल टू 2.303 log ऑफ a माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये वैल्यू आई यहां से।
2.303 से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय 2.303 बोथ साइड, दोनों साइड डिवाइड कर दो। आंसर क्या आएगा, यहां बचेगा log ऑफ k, यहां बचेगा log ऑफ a माइनस ई ए अपॉन 2.303 r इंटू 1/t। ये इक्वेशन अपने निकल के आई है यहां से, ये इक्वेशन। इस इक्वेशन को ऊपर लिख देता हूं मैं, थोड़ा सा याद रह जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। क्या वैल्यू है ये, दैट विल बी द log ऑफ k इज इक्वल टू log ऑफ a माइनस ई ए अपॉन 2.303 r इंटू 1/t, ठीक है, ये है। अब यहां से आप एक ग्राफ प्लॉट करो, यहां से एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, यहां से एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, देखते हैं कैसा ग्राफ आता है। यहां से एक ग्राफ प्लॉट करता हूं मैं, इस साइड x एक्सिस पे लेता हूं 1/t और इस y एक्सिस साइड लेता हूं दैट इज द log ऑफ k, यानी कि एक ग्राफ प्लॉट किया log ऑफ k वर्सेस 1/t के बीच में, ठीक है। तो देखो यहां से आप 1/t की वैल्यू को बढ़ाओ, 1/t की वैल्यू को बढ़ाए तो नेगेटिव वाला जो पोर्शन है, ये पूरा पोर्शन है, ये बढ़ेगा। अगर नेगेटिव पोर्शन बढ़ेगा तो log ऑफ k की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से घट जाएगी, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस प्रकार का आएगा, वो कुछ इस प्रकार का ग्राफ आएगा यू, ठीक है, इस प्रकार का यहां पे ग्राफ आएगा। ओके, नेक्स्ट जो है भाई, इसका ग्राफ तो निकल के आ गया, डिक्रीजिंग ग्राफ आ गया, बट इसका स्लोप क्या, यहां इसका जो स्लोप आएगा वो क्या, देखो अब ये क्या है, y है, ये यहां पे क्या है, c है, ये पूरा यहां पे क्या है, m है, ये पूरा क्या है, x है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, दैट विल बी इक्वल टू m क्या है, स्लोप। तो स्लोप क्या आया, माइनस ई ऑफ a अपॉन 2.303 इंटू में r, और इसका इंटरसेप्ट क्या आएगा, इंटरसेप्ट क्या आएगा, दैट विल बी इक्वल टू log ऑफ a, दैट विल बी इक्वल टू log ऑफ a। तो इसको थोड़ा सा माइंड रखना कि किस प्रकार से क्या होगा। log k वर्सेस 1/t ग्राफ के बीच में जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं log k वर्सेस 1/t, तो स्लोप की हेल्प से मैं एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड आउट कर सकता हूं और इंटरसेप्ट की हेल्प से क्या फाइंड आउट कर सकता हूं, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर या फ्रीक्वेंसी फैक्टर को क्या कर सकता हूं, मैं कैलकुलेट कर सकता हूं, ठीक है। अब यहां से टेम्परेचर का देखो, हमें पता है टेम्परेचर यदि बढ़ाता हूं तो रिएक्शन की रेट बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि अभी जो प्रोफाइल डायग्राम देखा था, एक बार मैं फिर से बनाता हूं प्रोफाइल डायग्राम को, उसको मिटा देता हूं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से समझना कि किस प्रकार से क्या है। प्रोफाइल डायग्राम बनाते हैं, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, वो कुछ इस प्रकार से था, यहां थी एनर्जी, यहां थी प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ये डायग्राम कुछ इस प्रकार से था, यहाँ प्रोडक्ट था या रिएक्टेंट था, ये क्या था, ट्रांजिशन स्टेट या आप ये कह सकते हो एनर्जी बैरियर था, ठीक है, ओके, एनर्जी बैरियर था। इसकी इस केस में ये जो थी यहां से लेकर यहां तक, ये क्या थी, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, ओके। तो मैंने कह दिया भाई ई ऑफ ए जो है एक्टिवेशन एनर्जी कहां है, टी टेम्परेचर के ऊपर है। अब मान लो मैं टेम्परेचर को बढ़ा देता हूं, मैं कितना बढ़ा दिया, मैंने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, कहां से कहां मैंने बढ़ा दिया, टेम्परेचर कहां से कहां मैंने बढ़ा दिया, टी से टी में मैंने जोड़ दिया टी प्लस dt कर दिया, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा दिया, मतलब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल यहां था, मैंने यहां बना दिया है। तो नया एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम कुछ इस प्रकार से बन जाएगा आप लोगों के सामने, कुछ इस प्रकार से आएगा। ये क्या है, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है, कहां, एट हायर टेम्परेचर के ऊपर, हायर टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। और जो ब्लैक वाला जो था ये कहां है, दैट विल बी द लोअर टेम्परेचर के ऊपर है, एट लोअर टेम्परेचर। अब आप देखो, जब टेम्परेचर को हमने बढ़ाया तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती ही अपने को पता है, यानी कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या हो गई जी, बढ़ गई। एनर्जी यहां थी
अब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल यहाँ, पहले यहाँ था अब थोड़ा सा ऊपर हो गया। अगर एनर्जी बढ़ेगी तो जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो बढ़ जाएगी। इसको मैं नाम दे दूं ई ए डैश, यानी कि टी टेम्परेचर पे ई ए था तो टी प्लस dt टेम्परेचर के ऊपर एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है ई ए डैश। और देखो ई ए डैश जो है वो कम है एज कंपेयर टू ई ए से, ठीक है। ई ए डैश जो है कम है इससे, और हमें पता है जितनी कम एक्टिवेशन एनर्जी रहेगी, एक्टिवेशन एनर्जी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रिएक्शन रेट के। यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी यदि घटेगी तो रिएक्शन रेट क्या होगा, बढ़ जाएगा। और वही यहां पे हो रहा है। टेम्परेचर को आप बढ़ाओ तो रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा। किस प्रकार से करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाया, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने पे एक्टिवेशन एनर्जी घटी, मैं लिख देता हूं यहां पे टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, याद रखना। आप देखो टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, टेम्परेचर को बढ़ाया तो पूरी जो नेगेटिव टर्म है वो डिक्रीज होगी, नेगेटिव वाली टर्म डिक्रीज होगी तो log ऑफ k की वैल्यू क्या होगी, राइज अप करेगी। यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने से log k की वैल्यू क्या हुई है, बढ़ गई है। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो log ऑफ k की वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा। ये मैथमेटिकली हमने एक्सप्लेन कर दिया कि टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन का रेट क्यों बढ़ जाता है। वो यहां है थ्योरेटिकल। देखो टेम्परेचर यदि मैंने बढ़ाया, टेम्परेचर T से T प्लस dt किया तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई। टेम्परेचर बढ़ाया, एक्टिवेशन एनर्जी कम, एक्टिवेशन एनर्जी कम तो रिएक्शन की रेट क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। तो यही है कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्शन रेट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्शन रेट। और यही कौन एक्सप्लेन करता है मैथमेटिकली, दैट इज द अर्हेनियस इक्वेशन। तो आई होप कंप्लीट जो अर्हेनियस इक्वेशन है वो आपको समझ में आई होंगी। अब कुछ जैसे क्वेश्चंस हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, उन न्यूमेरिकल्स में अर्हेनियस इक्वेशन क्या कौन सी अर्हेनियस इक्वेशन अप्लाई होगी मैं बताता हूं आपको। मान लो मेरे पास दो टेम्परेचर गिवन है, ठीक है, एक T1 गिवन है और एक T2 गिवन। ये याद रखना, स्लोप कितना होगा, इंटरसेप्ट कितना होगा, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स में यूज होंगे। मैं लिख भी देता हूं, कोई बात नहीं, ऊपर एक मिनट रुको। जो log ऑफ k वर्सेस 1/t जो ग्राफ था, इस ग्राफ के अंदर जो स्लोप आया है वो आया है -EA/2.303r, और जो इंटरसेप्ट आया है यहां से वो कितना आया है, log ऑफ a, ठीक है। अब देखो मैं कह दूं मान लेते हैं, यहां पे कर लेते हैं कि T1 टेम्परेचर के ऊपर रेट कांस्टेंट K1 है और T2 टेम्परेचर के ऊपर रेट कांस्टेंट K2 है। तो मैं एक्टिवेशन एनर्जी किस प्रकार से कैलकुलेट करूं, या ये हो जाए या ये आ जाए मेरे पास भाई कि T1 टेम्परेचर के ऊपर रेट कांस्टेंट K1 है, ठीक है, मेरे को EA की वैल्यू क्या है, नोन है, पता है। तो T2 टेम्परेचर के ऊपर जो रेट कांस्टेंट होगा वो कितना होगा, यानी कि ये क्या है, कुछ एप्लीकेशंस है अर्हेनियस की। यदि मेरे को दो डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर रेट कांस्टेंट पता है तो मैं एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड आउट कर सकता हूं, और यदि मेरे को एक टेम्परेचर के ऊपर रेट कांस्टेंट पता है और साथ में एक्टिवेशन एनर्जी पता है तो दूसरे टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में मैं रेट कांस्टेंट फाइंड आउट कर सकता हूं, या दूसरे रेट कांस्टेंट किस टेम्परेचर पे आएगा वो मैं क्या कर सकता हूं, फाइंड आउट। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि यदि मेरे को T1 टेम्परेचर पे K1 की वैल्यू पता है और EA की वैल्यू पता है, EA की वैल्यू नोन है, तो उस केस में K2 रेट कांस्टेंट के ऊपर टेम्परेचर कितना होगा ये भी हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो किस प्रकार से मैं इनको कैलकुलेट करूं आज हम वही पढ़ेंगे, पूरा डिटेल से करेंगे। 7-8 न्यूमेरिकल्स हैं उनको भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले फॉर्मूला अपना बनाते हैं कि क्या फॉर्मूला बनेगा। देखो देखते हैं, रेट कांस्टेंट K, यानी कि मैं मान लेता हूं T1 टेम्परेचर के ऊपर रेट कांस्टेंट K1 है, तो जो इक्वेशन फर्स्ट है वो क्या बनेगी, इक्वेशन फर्स्ट क्या बनेगी, देखना ध्यान से। K की जगह K1 हो गया, A हो गया, सॉरी A नहीं, वो वाली इक्वेशन देखो, इक्वेशन नंबर 2,
इक्वेशन नंबर 2 देखनी है भाई, इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि मैं log k की वैल्यू लिख रहा हूँ। ln ऑफ k 1 हो गया, log ऑफ k ऑफ 1 हो गया, log ऑफ k ऑफ a हो गया, माइनस EA अपॉन 2.303 इंटू में क्या हो गया R 1 अपॉन T1 हो गया। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 टर्म दे दो। ठीक है, नेक्स्ट मान लेता हूं अगेन लेट कि T2 टेम्परेचर ऊपर रेट कांस्टेंट कितना है, K2 है। ठीक है, मैं लिखूं क्या इसको, मैं लिख देता हूं एट टेम्परेचर T2 द रेट कांस्टेंट इज K2। इसलिए इसी प्रकार यहां लिख लेना एट टेम्परेचर T1 द रेट कांस्टेंट इज K1। तो यहां पे होगा क्या कि log ऑफ K2 की वैल्यू क्या आएगी, दैट इज आएगी मतलब इक्वेशन 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 2 से, सो इक्वेशन 2 बिकम क्या बनेगी, वो बनेगी भाई log ऑफ K2 इज इक्वल टू log ऑफ A माइनस EA अपॉन 2.303 इंटू R 1 अपॉन T2। ये इक्वेशन नंबर क्या आई 4। ओके, ओके, अब देखो यहां क्या है, 3 आ गई, 4 आ गई। अब मैं काम करता हूं कि 4 में से मैं 3 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम इक्वेशन 4। मैं क्या कर रहा हूं, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 को किस में से, फ्रॉम इक्वेशन 4 में। 4 में से 3 को घटा दो तो लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड घटेगा, राइट में से राइट घटा दो, एल ये लिख दिया। log ऑफ K2 माइनस में log ऑफ K1 हो गया भाई यहां तो यहां क्या बचा, दैट इज पूरी टर्म ये log ऑफ A माइनस EA अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T2, साथ में क्या माइनस, ये तो पूरी एक टर्म हो गई। अब ये पूरी दूसरी टर्म log ऑफ A माइनस EA अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1, ये दूसरी टर्म। इसको ओपन कर देता हूं, log ऑफ A माइनस log ऑफ B। यहां फॉर्मूला बनता है क्या, दैट इज द log ऑफ A माइनस log ऑफ B, दैट इज इक्वल टू log ऑफ A अपॉन B। ये फॉर्मूला होता है, याद रखना। तो यहां फॉर्मूला लगा देता हूं, मैं लिख देता हूं log ऑफ A अपॉन B। A यहां पे क्या है, K2 है एंड B यहां पे क्या है, K1 है, इज इक्वल टू यहां क्या आया log ऑफ A माइनस ये क्या बना EA अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T2। ये माइनस का बन जाएगा और माइनस माइनस ये किसका बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा, EA अपॉन 2.303 R इंटू 1 अपॉन T1। अब देखो यहां से log ऑफ A और log ऑफ A दोनों क्या हो गए, कैंसिल। ये पॉजिटिव का है, ये किसका है, नेगेटिव का। तो टर्म एक तो ये बची, एक टर्म ये बची। मैं लिख देता हूं log ऑफ K2 अपॉन K1 की वैल्यू क्या आई, माइनस EA अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T2 प्लस E ऑफ A 2.303 R 1 अपॉन T1। ठीक है, ओके, ये इक्वेशन आपने निकल के आई है। इसको मैं थोड़ा सा साफ साफ लिख देता हूं, मिटा के एक बार देखते हैं क्या वैल्यू आती है क्या नहीं आती है, इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखो इस इक्वेशन को देखते हैं, इस इक्वेशन को देखो आप। ठीक है, ये इक्वेशन बची, यहाँ पे क्या है, log ऑफ K2 अपॉन K1 बराबर किसके है, ये इस टर्म को पॉजिटिव वाले को पहले लिख लेता हूं मैं 2.303 R 1 अपॉन T1, और इस वाले टर्म को, नेगेटिव वाले टर्म को बाद में लिख लेता हूं EA अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T2। ठीक है, दोनों में से कॉमन ले लेता हूं, क्या दोनों में से कॉमन क्या आ गया, EA अपॉन 2.303 R यहां से क्या आ गया जी, कॉमन आ गया। तो वैल्यू क्या बची यहाँ पे 1/T1 बची प्लस का, और यहां माइनस का क्या बची 1 अपॉन T2। ये वैल्यू निकल के आई है दो डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर अर्हेनियस इक्वेशन क्या बनेगी, और इसी को ही हम बार बार क्या करेंगे, यूज करेंगे इन द न्यूमेरिकल्स में। आई होप ये इक्वेशन क्लियर हो गई होगी। ठीक है, मैं अब न्यूमेरिकल्स लेके आऊंगा। तो पहला न्यूमेरिकल्स आपकी स्क्रीन पे देखना क्या है,
स्क्रीन के ऊपर ये रहा। स्क्रीन पे देखिएगा, पहला जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि द रेट कांस्टेंट ऑफ, नीचे देखो, द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इज, रेट कांस्टेंट गिवन है भाई, रेट कांस्टेंट के की वैल्यू कितनी गिवन है 2.46 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 सेकंड इनवर्स। ये क्या कह रहा है कि एट 273 केल्विन, यानी कि यहां टेम्परेचर कितना गिवन है 273 केल्विन। तो अगर मान लो T1 यहाँ पे टेम्परेचर है, ठीक है, तो K1 यहाँ पे क्या हो जाएगा रेट कांस्टेंट। पहले लाइन में ये बोल रहे हैं। सेकंड आगे कह रहे हैं कि एंड रेट कांस्टेंट K की वैल्यू क्या बन जाती है, वो बन जाती है 1.63 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 सेकंड इनवर्स। किस टेम्परेचर के ऊपर है, अब की बार टेम्परेचर है 303 केल्विन टेम्परेचर है, ठीक है। मेरे को कैलकुलेट क्या करना है जी, एक्टिवेशन एनर्जी यहां से क्या करना है कैलकुलेट, ठीक है। ये क्वेश्चन है जो आप लोगों की स्क्रीन पे चल रहा है, ठीक है। देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे। इक्वेशन देखो 3 से, देखो फ्रॉम इक्वेशन 3 देखो, T1 टेम्परेचर ऊपर रेट कांस्टेंट पता है, T2 के ऊपर रेट कांस्टेंट पता है, तो एक्टिवेशन एनर्जी हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, log ऑफ K2 बाय K1, K2 क्या है 1.63 10 की पावर -5 सेकेंड इनवर्स। यूनिट को मत छोड़ना, साथ साथ करना है, 2.46 10 की पावर -5 सेकेंड इनवर्स, ठीक है। ये यहाँ पे क्या है K1 और K2 इज इक्वल टू किसके बराबर है EA की वैल्यू फाइंड आउट करनी है 2.303, R की वैल्यू कितनी होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, इनटू में जो 1/T1 यानी कि 1/273 केल्विन माइनस 1/303 केल्विन। इसको सोल्व करना है सिर्फ अपने को कि क्या सॉल्यूशन आएगा। तो देखो सेकंड इनवर्स से सेकंड 10 की पावर 5 से 10 की पावर 5, यहां क्या बचा, यहां बचा log ऑफ यहां क्या बचा log ऑफ 1.63 डिवाइड बाय 2.46, वैल्यू किसके बराबर आएगी, लगभग आएगी ये 0.66 के बराबर। इज इक्वल टू क्या है EA है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे 2.303 मल्टीप्लाई 8.314 की जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी 19.15, इसमें है वैल्यू जूल पर केल्विन पर मोल में है। साथ में क्या है ये, साथ में एलसीएम लोगे कितना आएगा 273 केल्विन मल्टीप्लाई 303 केल्विन, ऊपर क्या आएगा 303 केल्विन माइनस 273 केल्विन, ठीक है। सोल्व कर दो। log ऑफ 0.66 की वैल्यू होती है -0.18 इज इक्वल टू E ऑफ A अपॉन 19.15 जूल पर केल्विन पर मोल। यहां क्या बचा ऊपर 303 में से आप 273 को सब्ट्रैक्ट करो, आंसर कितना आएगा 3, और केल्विन बचेगा, यहाँ केल्विन स्क्वायर बच जाएगा, और 273 को आप मल्टीप्लाई करवाओ 303 से, तो वैल्यू क्या आएगी 82719। केल्विन से केल्विन कैंसिल हो गया, ठीक है, और इस केल्विन से ये केल्विन कैंसिल हो गया। तो EA की वैल्यू यहां से क्या आई देखते हैं, ठीक है, सोल्व करते हैं क्या आएगी क्या नहीं आएगी। देखो यहां से E ऑफ A की वैल्यू क्या निकल के EA, ये वाली टर्म यहां और 30 नीचे, ये क्या है -0.18 मल्टीप्लाई 19.15 जूल पर मोल, और ये क्या आएगा डिवाइड बाय मल्टीप्लाई कितना आएगा 82719 और डिवाइड बाय कितना आएगा 30। तो E ऑफ A की वैल्यू यहां से क्या आई, E ऑफ A की वैल्यू मल्टीप्लाई कर दो 0.18 मल्टीप्लाई 19.15 मल्टीप्लाई 82719 और भाग में 30, आंसर आएगा लगभग 9504, वो भी माइनस का आंसर इसमें जूल पर मोल में। तो E ऑफ A की वैल्यू क्या आई है, दैट इज द किलो जूल में करोगे -9.5 किलो जूल पर मोल, ये अपना क्या रहेगा आंसर रहेगा, ठीक है। तो जो गिवन क्वेश्चन था उसमें आंसर है ये, ओके। गिवन जो क्वेश्चन था इसमें एक्टिवेशन एनर्जी अपनी नेगेटिव आई है, और कभी भी एक्टिवेशन एनर्जी नेगेटिव में नहीं होती। तो एक बार क्वेश्चन को मैं फिर से स्क्रीन पे दिखाता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था क्या,
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है कि T1 टेम्परेचर के ऊपर, T1 टेम्परेचर 273 केल्विन जब था, तो उस केस में रेट कांस्टेंट कितना गिवन है, दैट इज द 2.46 10 की पावर -5 सेकंड इनवर्स है। और T2 टेम्परेचर जब 303 था, तो उस केस में K2 की वैल्यू कितनी है, दैट इज द 1.63 10 की पावर -5 सेकंड इनवर्स। ठीक है, अब ये नेगेटिव क्यों आया यहाँ पे, वो हम डिस्कस करते हैं कि कहां पे ये क्वेश्चन रॉन्ग है। तो एक बार मिटा देता हूं उसको, नीचे लिख देता हूं। इस केस में जो एक्टिवेशन एनर्जी आई वो कितनी आई है, -95.5 किलो जूल पर मोल अपनी एनर्जी आई है। ठीक है, देखो ये कि गिवन क्वेश्चन किस प्रकार से रॉन्ग है वो चीज देखो। यहां पे K1 लिख देता हूं और यहां पे K2 लिख देता हूं। K1 कितना है, 2.46 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5, और ये कितना है 1.63 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। यहां इसको ऐसे लिख लिया कि 2.46 अपॉन 10 की पावर 5, यहां 1.63 अपॉन 10 की पावर 5। अगर न्यूमरेटर सेम हो तो जो उल्टा बोल गया, अगर डिनोमिनेटर सेम है दोनों फ्रैक्शंस में, तो जो न्यूमरेटर बड़ा वही फ्रैक्शन क्या होती है, लार्ज होती है। तो इन दिस केस जो लार्ज क्वांटिटी है वो क्या है, दैट इज द K1, यानी कि K1 इज लार्ज देन K2। अब देखो, और साथ में क्या है, T2 इज लार्ज देन T1, यानी कि टेम्परेचर यदि कम है तो रेट कांस्टेंट ज्यादा गिवन है, और टेम्परेचर यदि ज्यादा है तो रेट कांस्टेंट कम गिवन है। ऐसा कभी नहीं होता। ऐसा अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्शन का रेट बढ़ता है। रिएक्शन का रेट बढ़ता है मतलब एक्टिवेशन एनर्जी घटने की वजह से रिएक्शन रेट बढ़ता है। तो यहाँ T1 टेम्परेचर पे अगर 2.46 था, 2.46 10 की पावर -5 सेकंड इनवर्स था रेट कांस्टेंट, तो टेम्परेचर हाई करने पर रेट कांस्टेंट इससे ज्यादा मिलना चाहिए, ना कि कम मिलेगा। और यहाँ क्या मिल रहा है, कम। इसलिए जो EA है वो किस में आई है, नेगेटिव में। आई होप आपको ये जो वैल्यूज थी वो समझ में जरूर आई है। यानी कि गिवन क्वेश्चन में थोड़ी सी करेक्शन है, मिस्टेक है टाइप में, कि जो T1 था उसने T2 बना दिया, जो T2 है उसने वो T1 दे दिया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो 22.5 किलो कैलोरी पर मोल है। ठीक है, किलो कैलोरी पर मोल है, तो मैं इसको कैलोरी में कन्वर्ट कर लेता हूं, 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आंसर कितना आएगा, 22,500 कैलोरी पर मोल आ जाएगा। कह रहा है कि रेट कांस्टेंट गिवन है, रेट कांस्टेंट 40 डिग्री तापमान पे कितना गिवन है, 1.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 सेकंड इनवर्स। तो इस केस में अपने को फ्रीक्वेंसी फैक्टर निकालना है। फ्रीक्वेंसी फैक्टर बोले तो ए की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। देखते हैं किस प्रकार से निकलेगी। देखो इक्वेशन नंबर 2 देखो, इक्वेशन नंबर 2 हम अप्लाई करते हैं। यहाँ पे क्या है, log ऑफ k, यानी कि log ऑफ k की वैल्यू कितनी है, 1.8 10 की पावर -5 सेकंड इनवर्स इज इक्वल टू log a निकालना है, माइनस EA की वैल्यू कितनी है, 22,500 कैलोरी पर मोल, अपॉन में 2.303 RT। R की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू जूल में नहीं लेनी, क्योंकि हम यहाँ पे जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो कैलोरी में गिवन है। तो कितना आएगा, 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल, मल्टीप्लाई टेम्परेचर कितना है, 313 केल्विन। केल्विन से केल्विन गया, कैलोरी पर मोल से कैलोरी पर मोल कैंसिल हो गया। तो इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। ये क्या बनेगा, 1.8 और प्लस का सिंबल, log ऑफ 10 की पावर -5, कंप्लीट किस में आएगा, सेकंड इनवर्स में, दैट इज द log ऑफ a माइनस, इसको कंप्लीट को हम सोल्व करते हैं, क्या वैल्यू आएगी, ऊपर कितना है 22,500 है, डिवाइड करता हूं 22,500 को 2.303 से, अगेन डिवाइड 2 से, एंड अगेन डिवाइड 313 से, तो वैल्यू आएगी ये 15.6 के आसपास। ठीक है, आप इसको सोल्व करते हैं, देखते हैं क्या वैल्यू आएगी। देखो वैल्यू क्या निकल के आती है, log ऑफ 1.8 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.255, और यहाँ ये किसके बराबर आएगा, log 10 की पावर -5 दैट इज इक्वल टू -5। किसमें आया है ये, सेकंड इनवर्स में, दैट इज द log ऑफ a -15.6। ये मेरी इक्वेशन आई है।
यहां से log ऑफ ए की वैल्यू जो है वो क्या निकल के आएगी, दैट इज द, इसको इस साइड ले आओ, इस वाले को इस साइड, तो कितना आएगा 15.6 और ये क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, कितना है प्लस का ये, दैट इज द 0.255 माइनस ऑफ 5। इसको कंप्लीट को जब सोल्व करोगे आप लोग तो वैल्यू आएगी 15.6 में जोड़ दो 0.255 को और माइनस कर दो आप इसमें से, माइनस क्या करना है 5, आंसर कितना आएगा 10.5। ये वैल्यू अपनी निकल के आएगी यहां से log ऑफ ए की वैल्यू। तो यहां से ए की वैल्यू क्या आई 10 की पावर 10.5, इसको ऐसे लिख लो 10 की पावर 10 प्लस में 0.5, तो ये क्या हो जाएगा 10 की पावर 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0.5। अब 10 की पावर 0.5 किसके बराबर होता है, ये देखते हैं, 10 की पावर 0.5 इज इक्वल टू होता है 3.16, तो ए की वैल्यू क्या आई 3.16 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10, ये आंसर किस में आएगा, दैट इज द कोलिजन पर सेकंड, यानी कि कितने कोलिजन होंगे एक सेकंड में, कितने 3.16 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10, यानी कि बहुत अक्सर में कोलिजन हो रहे हैं। ये कब है, जब एक्टिवेशन एनर्जी 22.5 किलो कैलोरी पर मोल गिवन है, तब की बात है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपकी स्क्रीन पे क्या कह रहा है, क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन। किसी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी आप लोगों को क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। कब, 27 डिग्री टेम्परेचर तापमान गिवन है, गेट्स डबल फॉर 10 डिग्री राइज, यानी कि यदि मैं मान लेता हूं कि T1 अपना टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, तो उस केस में जो रेट कांस्टेंट है वो कितना है, यहाँ पे x है, या फिर सिंपल ये कहो यहाँ K1 की कितनी वैल्यू हो जाएगी, x हो जाएगी, मान लो। ठीक है, जब टेम्परेचर को 10 डिग्री बढ़ाओगे, यानी कि टेम्परेचर बढ़ा दिया मैंने 37 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो जो रेट कांस्टेंट होगा वो डबल हो जाएगा। ये क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन में ऐसा कह रहा है कि डबल हो जाएगा। तो एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड आउट करो, कोई बात नहीं कर देंगे। यहाँ ये टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट कर लो सबसे पहली बात तो जो T1 की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 27 प्लस 273, आंसर कितना आएगा लगभग 300 केल्विन। और टेम्परेचर T2 कितना आएगा, 37 प्लस 273 इज इक्वल टू 310 केल्विन। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 3 देखो क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 3 से क्या कह रहा है कि log ऑफ K2 कितना है 2x है और K1 कितना है x है, इज इक्वल टू EA की वैल्यू फाइंड आउट करनी है 2.303, R की वैल्यू कितनी होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, इनटू में क्या है 1/T1, T1 कितना है 300 केल्विन माइनस 310 केल्विन। ये आंसर यहां से निकल के आएगा। अब इसको सोल्व करते हैं। log 2 की वैल्यू होती है 0.3010 इज इक्वल टू E ऑफ A। अब इसकी कंप्लीट मल्टीप्लाई कितनी आई, लिख देता हूं, 2.303 की मल्टीप्लाई करते हैं 8.314 के साथ, तो वैल्यू आएगी 19.14 जूल पर केल्विन पर मोल। यहां से इसको सोल्व करो, 300 की यहां जाएगा 300 केल्विन मल्टीप्लाई 310 केल्विन, और यहां क्या आएगा 310 माइनस 300 इंटू में केल्विन, एक केल्विन से एक केल्विन, इस केल्विन से ये वाला केल्विन कैंसिल। आंसर क्या बता 0.3010 इज इक्वल टू E ऑफ A अपॉन 19.14 जूल पर मोल। आंसर क्या बचा 10 अपॉन 300 मल्टीप्लाई 310, 10 से 1 10 कैंसिल हो गया। तो वैल्यू देखते हैं क्या होगा, देखो सोल्व करता हूं मैं। नेक्स्ट क्या वैल्यू आई 0.3010 इज इक्वल टू EA अपॉन 19.14 जूल पर मोल, और यहाँ क्या बचा दैट इज द 1/314 की मल्टीप्लाई किससे करनी है 30 से। तो EA की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आई 0.3010 मल्टीप्लाई 19.14 मल्टीप्लाई 314 मल्टीप्लाई 30, और आंसर किसमें आएगा जूल पर मोल में। तो ये जो वैल्यू है ओवरऑल ये कितनी आएगी 0.3010 की मल्टीप्लाई करवाओ 19.14 के साथ, फिर अगेन मल्टीप्लाई है 314 के साथ, और अगेन मल्टीप्लाई 30, अप्रोक्स आंसर आएगा 54269.9 जूल पर मोल में।
जूल को किलो जूल में कन्वर्ट करोगे तो आंसर कितना आएगा 54.2699 किलो जूल पर मोल। ये आप इस क्वेश्चन में क्या होगा आंसर होगा। यानी कि यदि टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस था और टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस जब हम करते हैं तो रेट कांस्टेंट जो है वो डबल हो जाता है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में एक्टिवेशन एनर्जी 54.2699 किलो जूल पर मोल निकल के आएगी। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखो क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी अपने को अब की बार क्या करनी है, अगेन कैलकुलेट करनी है। बट गिवन क्या है, गिवन क्या है कि स्लोप दे रहा है अब की बार। स्लोप कितना गिवन है, यहाँ पे स्लोप गिवन है -7210 केल्विन। आप देखो स्लोप किस ग्राफ में, स्लोप क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ग्राफ किस किस के बीच है, log ऑफ k वर्सेस 1/t के बीच में। तो देखो इस ग्राफ में क्या स्लोप निकल के आया था, यहां से देखो दैट इज -EA/2.303 इंटू में r -7210 केल्विन ये है। और यहां से क्या निकालना है अपने को, एक्टिवेशन एनर्जी। तो देखो इससे कैंसिल हो गया, EA की वैल्यू सिंपल क्या आई 7210 केल्विन इंटू 2.303 इंटू में r की वैल्यू कितनी होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। केल्विन से केल्विन कैंसिल, आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, एक बार कैलकुलेट कर लेता हूं, 2.303 मल्टीप्लाई 8.314 आंसर आएगा। E ऑफ A की वैल्यू आएगी 138,050.8 किसमें, जूल पर मोल में। यानी कि किलो जूल में कन्वर्ट करोगे तो आंसर कितना आएगा 138.05 किलो जूल पर मोल। इसका क्या रहेगा आंसर रहेगा। तो हर एक टाइप का जो न्यूमेरिकल है वो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। सबसे पहले भाई यहाँ पे 5 वेरिएबल है, ध्यान रखना, T1 T2 K1 K2 और EA। अगर 4 पता हो तो 5वां हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट, पहला। दूसरा क्या है, इस ग्राफ में यदि स्लोप पता है तो एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड आउट कर सकता हूं। इस ग्राफ में इंटरसेप्ट यदि पता है तो log ऑफ A की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन जो है हम ऐसे ही क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, आई होप ये पूरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, नेक्स्ट से बढ़ते हैं कोलिजन थ्योरी की ओर। कोलिजन थ्योरी का हम पूरा एक नया अपना वीडियो बनाएंगे, क्योंकि उसमें 2 थ्योरी पढ़नी है, बाईमोलिकुलर कोलिजन थ्योरी और दूसरा यूनिमोलिकुलर कोलिजन थ्योरी। तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में, आने वाली वीडियो में कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि जब भी मैं कोलिजन थ्योरी वाला वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। चलो, थैंक यू वेरी मच।